मैं दफ्तर की उस ठंडी सफेद गलियारे में खड़ी थी जहां की हवा में भी आज मुझे जहर महसूस हो रहा था। मेरे हाथ में कुछ फाइलें थीं जो मेरे कांपते हाथों की वजह से रह रहकर फड़फड़ा रही थीं। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सीने में उठने वाली वो जानी पहचानी चुभन ने मेरा रास्ता रोक लिया। पिछले 3 सालों से मैंने इस कंपनी को अपना खून पसीना दिया था। हर रात जागकर प्रोजेक्ट्स पूरे किए, हर मुश्किल क्लाइंट को संभाला, और आज जब मुझे तरक्की मिलनी चाहिए थी तब मेरी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। सामने लगे बड़े से बोर्ड पर नए सीईओ का नाम लिखा था, आर्यन मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही मेरे जहन में कॉलेज के वो दिन बिजली की तरह कौंध गए। आर्यन, जिसकी हंसी कभी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हुआ करती थी, आज मेरी बर्बादी का परवाना लेकर आ रहा था। मुझे याद है वो आखिरी दिन जब उसने भरी महफिल में मुझसे कहा था कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगा कि मैं अपनी जिंदगी की दुआ मांगना छोड़ दूंगी। उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि उसके पिता की बर्बादी और उनकी मौत के पीछे मेरा हाथ था। सच तो ये था कि मैंने अपनी पूरी जमापूंजी लगा दी थी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन आर्यन ने कभी मेरी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और ब्लैक सूट में लिपटा आर्यन बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी तेजी थी, लेकिन अब उसमें एक ठंडी नफरत भी शामिल हो गई थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई, जिसे देखकर मेरा दिल डूबने लगा। अनाया, उसने मेरा नाम इस तरह लिया जैसे जुबान से कोई गंदा शब्द निकाल रहा हो। मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मुझे उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू आने लगी। उसने बिना कुछ बोले मेरे हाथ से वो फाइलें झपटी और उन्हें बिना देखे ही फर्श पर फेंक दिया। ऑफिस का पूरा स्टाफ हमें देख रहा था। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि ये जो कूड़ा तुम पिछले 3 साल से यहाँ फैला रही हो, अब वो नहीं चलेगा। सुना है तुम यहाँ की सीनियर मैनेजर हो। आज से तुम अपनी केबिन खाली करोगी। तुम्हारी नई जगह उस स्टोर रूम के पास वाला छोटा सा डेस्क है। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने धीरे से कहा कि लेकिन सर, मेरा सारा रिकॉर्ड, मेरी टीम। उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि तुम्हारी टीम को अब कोई और संभालेगा। तुम अब सिर्फ मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। और हाँ, ये फाइलें उठाओ और मेरे केबिन में आओ। मुझे कॉफी चाहिए, ब्लैक और बिना चीनी के, बिल्कुल तुम्हारी फितरत की तरह। वो मुड़ा और अपने आलीशान केबिन की तरफ बढ़ गया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फर्श पर बिखरे हुए पन्नों को समेटने लगी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और सीने की वो चुभन अब और तेज हो गई थी। मुझे पता था कि मुझे अपनी दवा लेनी है, लेकिन आर्यन के सामने मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। जब मैं उसके केबिन में कॉफी लेकर पहुंची तो वो अपनी कुर्सी पर बड़े रौब से बैठा था। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कप को मेज पर पटक दिया। क्या तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि कॉफी कैसे बनाई जाती है? ये ठंडी है, बिल्कुल तुम्हारी लाश की तरह ठंडी। जाओ और दूसरी लेकर आओ, और जब तक मैं न कहूं तुम यहां से जा नहीं सकती। बाहर अंधेरा होने लगा था। ऑफिस के बाकी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन मैं अभी भी किचन और आर्यन के केबिन के बीच चक्कर काट रही थी। उसने मुझे कम से कम 10 बार कॉफी बनवाई। मेरी टांगों में अब जान नहीं बची थी। बीमारी की वजह से मेरा शरीर वैसे ही साथ छोड़ रहा था, और ऊपर से आर्यन का ये बर्ताव मुझे अंदर से तोड़ रहा था। रात के 10 बज चुके थे। आर्यन अपनी फाइलें समेटकर खड़ा हुआ। वो मेरे पास आया और मेरी मेज पर धूल भरी फाइलों का एक बड़ा सा ढेर रख दिया। ये कल सुबह 9 बजे तक मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। हर एक डेटा हाथ से लिखा होना चाहिए, मुझे कोई कंप्यूटर प्रिंट नहीं चाहिए। मैंने रुआसी आवाज में कहा कि सर, इसमें तो पूरी रात लग जाएगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं इसे घर ले जाकर कर सकती हूँ? आर्यन ने मेरा जबड़ा जोर से पकड़ा और अपनी तरफ झुकाया। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत देखकर मुझे डर लगने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि तबीयत? जब तुमने मेरे पिता को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उनकी तबीयत कैसी थी अनाया? ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें उस हद तक तोड़ दूंगा जहां तुम खुद मौत की भीख मांगोगी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। उसने मुझे झटके से छोड़ा और बाहर निकल गया। केबिन का दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। मैं वहीं अपनी कुर्सी पर ढह गई। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। मेरा शरीर थरथराहट से कांप रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मेरी नाक से कुछ गीला बह रहा है। मैंने हाथ लगाया तो देखा कि वो खून था। डॉक्टर ने मुझे ज्यादा तनाव न लेने की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ तो मेरी हर सांस पर आर्यन ने नफरत का पहरा बिठा दिया था। मैंने अपनी बैग से रुमाल निकाला और खून पोंछा। दवा की डिब्बी निकाली तो देखा कि वो खाली थी। आज मुझे दवा लेनी थी, लेकिन आर्यन ने मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं दी। मैंने मेज पर रखी उन फाइलों को देखा। मुझे पता था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो कल सुबह फिर से सबके सामने मुझे जलील करेगा। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, एक लंबी सांस ली और पेन उठाकर लिखना शुरू किया। रात गहराती जा रही थी।
ऑफिस की लाइटें धुंधली लग रही थीं। मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर पन्ने के साथ मुझे आर्यन की वो नफरत भरी बातें याद आ रही थीं। क्या वाकई उसे लगता है कि मैं इतनी गिर सकती हूँ? क्या उसे हमारे बीते हुए कल की जरा भी परवाह नहीं है? काम करते करते कब सुबह के 4 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सिर भारी हो रहा था और हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन काम अभी भी बाकी था। मैंने अपनी उंगलियों को सहलाया और फिर से लिखना शुरू किया। मुझे जिंदा रहना था, कम से कम तब तक जब तक मैं आर्यन की आंखों से वो नफरत की पट्टी न हटा सकूं, भले ही उसके बाद मेरी आखिरी सांस ही क्यों न हो। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो मेरा काम पूरा हो चुका था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। वो जिम से सीधा आया लग रहा था, एकदम तरोताजा। मुझे इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं आया। उसने मेरी टेबल पर हाथ मारा और कहा कि काम हो गया या बहाने तैयार हैं। मैंने कांपते हाथों से वो फाइलें उसकी तरफ बढ़ाईं। उसने एक नज़र उन पर डाली और फिर उन्हें वहीं जमीन पर पटक दिया। उसने कहा कि राइटिंग बहुत गंदी है, दोबारा लिखो। इतना कहकर वो अपने केबिन में चला गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या वाकई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है? मैंने अपनी दवा की खाली डिब्बी को देखा और एक फीकी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। शायद आर्यन की नफरत मेरी बीमारी से ज्यादा तेज थी। मुझे समझ आ गया था कि ये 12 चैप्टर की कहानी मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं होने वाली थी, जहां जीत शायद सिर्फ मौत की ही होगी। रात के उस लंबे सफर और सुबह की उस पहली जिल्लत के बाद मुझे लगा था कि शायद आर्यन का गुस्सा थोड़ा शांत होगा, लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। फर्श पर बिखरी हुई उन फाइलों को देख रही थी जिन्हें मैंने रात भर जागकर अपने खून और पसीने से लिखा था। मेरी उंगलियां सूज गई थीं और उनमें इतनी भी जान नहीं बची थी कि मैं दोबारा पेन उठा सकूं। लेकिन आर्यन के शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहे थे, दोबारा लिखो। दफ्तर में धीरे धीरे बाकी लोग आने लगे थे। वे सब मुझे स्टोर रूम के पास उस टूटी हुई डेस्क पर बैठा देख आपस में फुसफुसा रहे थे। वही लोग जो कल तक मुझे मैम कहते नहीं थकते थे, आज मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अपराधी हूं। ये मानसिक टॉर्चर उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था जो मेरी बीमारी मुझे दे रही थी। तभी आर्यन अपने केबिन से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा सा डस्टबिन था। वो सीधा मेरी डेस्क के पास आया और बिना कुछ कहे मेरी मेज पर रखे मेरे निजी सामान, मेरी डायरी, मेरी एक छोटी सी फोटो फ्रेम और यहां तक कि मेरे पानी की बोतल को भी उस डस्टबिन में डाल दिया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि इस डेस्क पर सिर्फ ऑफिस का काम होगा, तुम्हारी ये फालतू की यादें नहीं। और हाँ, आज दोपहर को एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग है। तुम्हें उस मीटिंग के लिए सारे नोट्स तैयार करने हैं और साथ ही सबके लिए लंच का ऑर्डर भी तुम ही देखोगी। याद रहे, अगर किसी एक का भी खाना ठंडा हुआ या ऑर्डर गलत हुआ तो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। मैंने अपनी सूखी हुई जुबान को तालू से सटाकर कहा कि सर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, बस 1 घंटे के लिए। वो जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ जहर था। उसने कहा कि डॉक्टर, बहाने बनाने में तो तुम कॉलेज में भी माहिर थी। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तुम इस बिल्डिंग से बाहर कदम नहीं रखोगी। दोपहर की मीटिंग शुरू हुई। आर्यन ने जानबूझकर मुझे सबके सामने खड़ा रखा। बड़े बड़े क्लाइंट्स वहां बैठे थे और मैं एक कोने में फाइलें हाथ में लिए खड़ी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर चमक रही थीं और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। आर्यन ने एक क्लाइंट से बात करते हुए अचानक मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि मिलिए, ये हमारी नई असिस्टेंट हैं। पहले ये यहाँ की मैनेजर हुआ करती थीं, लेकिन इनकी काबिलियत सिर्फ फाइलें ढोने और चाय पिलाने तक ही सीमित है। मीटिंग में बैठे लोग हंसने लगे। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे मुझे नीचा दिखाकर कोई बहुत बड़ा सुकून मिल रहा हो। उसने जानबूझकर मुझसे ऐसे सवाल पूछे जिनका उस वक्त कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं जवाब न दे पाऊं और वो मुझे सबके सामने बुद्धू साबित कर सके। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब चले गए तो आर्यन ने मुझे अपने पास बुलाया। उसने एक गर्म कॉफी का कप उठाया और जानबूझकर उसे अपनी मेज पर गिरा दिया। उसने कहा कि ये साफ करो अनाया। अभी मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था। मैंने अपने दुपट्टे के कोने से उस गर्म कॉफी को साफ करना शुरू किया। कॉफी इतनी गर्म थी कि मेरी उंगलियां जलने लगीं, लेकिन मैंने एक उफ तक नहीं की। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी आंखों में एक भी आंसू देखे। उसने झुककर मेरे कान में कहा कि दर्द हो रहा है। ये तो उस दर्द का 1% भी नहीं है जो मेरे पिता ने सहा था जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था। तुमने उनकी इज्जत उछाली थी, अब मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैंने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरा दिल चिल्ला चिल्लाकर कहना चाहता था कि आर्यन, तुम्हारे पिता को फंसाने वाला कोई और था। मैंने तो अपनी जमीन बेच दी थी उनके वकील की फीस भरने के लिए, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। शायद मैं अंदर से इतनी थक चुकी थी
कि अब सफाई देने की हिम्मत नहीं बची थी। शाम के 4 बज चुके थे। लंच का समय कब का बीत गया था, लेकिन मैंने सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। मेरी बीमारी का सबसे बुरा हिस्सा ये था कि अगर मैं समय पर खाना न खाऊं और दवा न लूं तो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है। मैं किसी तरह अपनी डेस्क तक पहुंची और अपना बैग टटोला। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई एक गोली बच गई हो, लेकिन बैग खाली था। तभी मेरा फोन बजा। वो मेरी छोटी बहन का फोन था। उसने रोते हुए कहा कि दीदी, घर का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक सामान बाहर फेंक देंगे। क्या आज पैसे मिल जाएंगे? मैंने अपनी भर्राई हुई आवाज को संभाला और कहा कि हाँ छोटी, आज सैलरी मिलने वाली है, मैं शाम को पैसे लेकर आऊंगी, फिक्र मत कर। जैसे ही मैंने फोन रखा, आर्यन मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरा फोन मेरे हाथ से झपटा और उसे फर्श पर पटककर तोड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि ऑफिस के वक्त पर घर की बातें, और कौन सी सैलरी की बात कर रही हो तुमने जो फाइलें कल खराब की थी उसके हर्जाने के तौर पर इस महीने की तुम्हारी पूरी सैलरी काट ली गई है। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। मेरी बहन की पढ़ाई, घर का किराया, मेरी दवाइयां, सब कुछ उस एक सैलरी पर टिका था। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आर्यन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम मुझे जितना चाहे टॉर्चर कर लो, मैं हर काम करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी सैलरी मत काटो, मुझे बहुत जरूरत है। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि जरूरत? तुम्हें जरूरत का मतलब पता भी है? जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे तब तुम कहाँ थी? जाओ और अपना काम पूरा करो। वो अपने केबिन में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं उस ठंडे फर्श पर बैठी रही। मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चाकू मेरे दिल के पार हो गया हो। मैंने अपनी मुट्ठी जोर से भींची ताकि मैं चीख न सकूं। दफ्तर की लाइटें फिर से मध्यम होने लगी थीं। स्टाफ के लोग धीरे धीरे जा रहे थे। उनमें से एक पुरानी सहकर्मी मेरे पास आई और चुपके से एक बिस्किट का पैकेट मेरी मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए तरस था और वही तरस मुझे सबसे ज्यादा चुभ रहा था। मैंने वो बिस्किट का पैकेट खोला, लेकिन मेरा गला इतना सूखा था कि मैं उसे निगल नहीं पा रही थी। मुझे पता था कि आज की रात भी वैसी ही होने वाली थी। आर्यन ने मुझे एक नई लिस्ट थमा दी थी, उन पुराने क्लाइंट्स का डेटा निकालने की जिन्हें कंपनी सालों पहले खो चुकी थी। ये एक नामुमकिन काम था, लेकिन उसे पता था कि मैं इसे करने की कोशिश में अपनी जान लगा दूंगी। रात के 11 बजे आर्यन अपने केबिन से निकला। उसने देखा कि मैं अभी भी वहां बैठी काम कर रही हूं। वो मेरे पास आया और मेरी मेज पर रखी पानी की बोतल उठा ली। उसने कहा कि प्यास लगी है? मैंने धीमे से सिर हिलाया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और सारा पानी मेरी उन फाइलों पर डाल दिया जो मैंने पिछले 5 घंटों में तैयार की थीं। उसने ठंडेपन से कहा कि अब ये काम दोबारा करो, और इस बार ध्यान रखना, प्यास और भूख तुम्हें याद दिलाती रहे कि तुमने क्या खोया है। वो चला गया। मैं वहीं बैठी रही, उन भीगे हुए पन्नों को देखती रही। मेरी आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि शायद वो भी सूख चुके थे। मुझे धुंधलेपन में दिखाई दे रहा था कि फर्श पर पड़ी मेरी बहन की फोटो अब पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने फिर से पेन उठाया। मेरी उंगलियों से अब खून रिसने लगा था, लेकिन मैंने लिखना बंद नहीं किया। मुझे उस रात समझ आ गया था कि आर्यन मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे तिल तिल कर खत्म करना चाहता था, और मेरी बीमारी उसका काम आसान कर रही थी। हर बीतते घंटे के साथ मेरा शरीर हार रहा था, लेकिन मेरी रूह अभी भी लड़ रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उसे सच बता सकूं, चाहे वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ही क्यों न हो। अगली सुबह जब दफ्तर की सफाई करने वाली मशीन की आवाज गूंजी तो मेरी आंखें खुलीं। मेरा सिर उसी डेस्क पर झुका हुआ था और गालों पर उन भीगे हुए पन्नों के निशान छप गए थे। पूरी रात जागने और ठंडे फर्श पर बैठे रहने की वजह से मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। जब मैंने सीधा होने की कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी टीज उठी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपनी उंगलियों को देखा। पेन पकड़े पकड़े वहां नीले निशान पड़ गए थे, और कल रात जो खून रिसना शुरू हुआ था वो अब सूख कर काला पड़ चुका था। मुझे याद आया कि आज मेरी दवा का 3रा दिन था जो छूट चुका था। मेरे अंदर एक अजीब सी कंपन हो रही थी, जैसे मेरे अंग एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हों। लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और आर्यन किसी भी वक्त आता ही होगा। मैं लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ गई। आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद ही डर गई। मेरी आंखें धंस गई थीं और होंठ सफेद पड़ चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी चेहरे पर ठंडा पानी डाला ताकि चेहरे की सूजन कम हो सके। तभी दरवाजे पर किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई, मेरा जल्लाद आ चुका था। आर्यन अपने केबिन के बाहर खड़ा था, अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित नफरत उभरी। उसने बिना किसी भूमिका के कहा,
फाइलें कहाँ हैं? या रात भर सिर्फ सो रही थी यहाँ? मैंने अपनी डेस्क से वो भीगे और मुड़े हुए पन्ने उठाए और उसके सामने रख दिए। आर्यन ने उन्हें बड़ी घृणा से छुआ, जैसे किसी गंदी नाली की चीज को छू रहा हो। ये क्या है अनाया? मैंने कहा था हाथ से लिखना। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उन पर अपनी गरीबी के आंसू बहाओ। ये पन्ने भीग चुके हैं, स्याही फैल गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कूड़ा लेकर बोर्ड मीटिंग में जाऊंगा? उसने वो सारे पन्ने मेरे चेहरे पर दे मारे। पन्नों के तीखे किनारे मेरे गाल को खरोंचते हुए फर्श पर बिखर गए। उसने आगे कहा, आज शाम तक ये सारा डेटा एक एक्सेल शीट में चाहिए। और हाँ, आज कंपनी की एनिवर्सरी की तैयारी भी तुम्हें ही देखनी है। शाम को पार्टी है और मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। अगर फूलों की सजावट से लेकर वाइन की सर्विंग तक कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, सर शाम को मेरा चेकअप है। मैंने बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है। क्या मैं 2 घंटे पहले जा सकती हूँ? आर्यन मेरे और करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चेकअप? बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी झूठी बीमारी का नाटक करके मेरा दिल जीत लोगी? तुम जैसी औरतें पत्थर से भी ज्यादा सख्त होती हैं। जाओ और अपना काम करो। दोपहर तक ऑफिस एक जंग का मैदान बन चुका था। मुझे भारी भारी फूलों के गमले उठाने पड़ रहे थे, क्योंकि आर्यन ने जानबूझकर डेकोरेटर्स को मना कर दिया था और कहा था कि हमारी मैनेजर खुद सब संभालेंगी। हर गमला उठाते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी सांसें फूल रही थीं और सीने का दर्द अब कंधों तक फैल गया था। शाम की पार्टी शुरू हुई। दफ्तर रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के रईस और नामी लोग वहां मौजूद थे। आर्यन ब्लैक टक्सीडो में बेहद हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो कॉलेज के प्रोम नाइट में दिखा था। लेकिन आज उसकी बाहों में कोई और नहीं, बल्कि उसकी नफरत थी। मुझे एक वेटर की तरह ट्रे लेकर मेहमानों के बीच घूमना पड़ रहा था। मेरी तबीयत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि मुझे अपने पैर जमीन पर महसूस नहीं हो रहे थे। तभी आर्यन एक बड़े क्लाइंट के साथ मेरे पास आया। उसने मुस्कुराते हुए क्लाइंट से कहा, ये देखिए, ये हमारी स्पेशल स्टाफ है। इन्हें सजावट और मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। अनाया, मिस्टर खन्ना के लिए वो खास शैंपेन लेकर आओ जो बेसमेंट के स्टोर रूम में रखी है। बेसमेंट का रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता था और वहां की लाइटें खराब थीं। मैं कांपते हुए नीचे गई। स्टोर रूम में इतना अंधेरा और घुटन थी कि मुझे लगा मेरा दम अभी निकल जाएगा। मैंने किसी तरह वो बॉटल ढूंढी, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी, मेरा सिर जोर से चकराया। मेरा पैर फिसला और मैं वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ी। बॉटल टूट गई और उसके कांच के टुकड़े मेरी हथेली में धंस गए। मैं वहां करीब 10 मिनट तक पड़ी रही, सांस लेने की जद्दोजहद करती रही। ऊपर से पार्टी के संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन नीचे सिर्फ सन्नाटा और मेरा दर्द था। जब मैं ऊपर पहुंची तो मेरा हाथ खून से लथपथ था। आर्यन ने जैसे ही मुझे देखा, वो आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कोने में ले गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि मेरा नाम खराब हो सके। देखो, अपनी हालत किसी भिखारी से कम नहीं लग रही हो। मैंने धीमे से कहा, आर्यन, मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, दर्द? दर्द तो तब होता है जब कोई अपना पीठ में छुरा घोंपता है। ये तो बस एक खरोंच है। अभी इसी वक्त ये कांच साफ करो और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने मुझे धक्का दिया और मैं फर्श पर गिर पड़ी। मेहमान हमें देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ की आंखों में दया थी। आर्यन वहां से चला गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी। मैंने अपनी हथेली से कांच के टुकड़े निकाले। दर्द इतना था कि मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मैंने किसी तरह फर्श साफ किया और लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकली। बाहर बहुत ठंड थी और मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन ने मेरी सैलरी जो काट ली थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। आधे रास्ते में ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं एक पार्क के बेंच पर बैठ गई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपना बैग खोला और अपनी बहन की एक पुरानी फोटो निकाली। सॉरी छोटी, शायद मैं इस बार घर ना आ पाऊं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। अचानक मेरी नाक से खून की एक मोटी धार बहने लगी। मैंने उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। मेरा पूरा सफेद कुर्ता लाल हो गया था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पूरी तरह से साथ छोड़ चुका है। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन नाम दिख रहा था, आर्यन। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी गुस्से भरी आवाज आई, अनाया, तुमने मेरी कार की चाबियां कहाँ रखी हैं? अभी वापस आओ और ढूंढ कर दो, वरना। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज निकाली, आर्यन,
वे चाबियां तुम्हारी मेज के दराज में हैं और दराज के पीछे एक लिफाफा है, उसे एक बार पढ़ लेना। शायद उसके बाद तुम्हें मुझसे नफरत करने की जरूरत न पड़े। इतना कहते ही फोन मेरे हाथ से गिर गया। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। आसमान में तारे बहुत धुंधले दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे आर्यन मुझे पुकार रहा है, लेकिन वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी। मुझे नींद आ रही थी, एक ऐसी नींद जिससे मैं शायद कभी न जागूं। इस तीसरे चैप्टर ने मेरी रूह को झकझोर दिया था। आर्यन का टॉर्चर अब सिर्फ काम तक नहीं था, वो मेरी जान लेने पर उतारू था, और उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो एक ऐसी मोमबत्ती को बुझा रहा है जो पहले से ही खत्म हो रही थी। पार्क की उस ठंडी बेंच पर लेटे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत की चादर धीरे धीरे मेरे बदन को ढक रही है। हवा का हर झोंका मेरे फेफड़ों में बर्फ की तरह जम रहा था। मेरा फोन बेंच के नीचे गिर चुका था और आर्यन की चीखती हुई आवाज अब खामोश हो गई थी। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन था, लेकिन यादें बहुत साफ थीं। मुझे याद आ रहा था कॉलेज का वो गलियारा जहां आर्यन पहली बार मुझसे टकराया था, और उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक मासूम सी चमक थी। पता नहीं कितनी देर बीती, लेकिन अचानक मुझे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से मेरी तरफ भाग रहा था। मेरी बंद होती पलकों के बीच से मुझे आर्यन का धुंधला सा साया दिखाई दिया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके चेहरे पर वो नफरत नहीं थी जिसे मैं रोज दफ्तर में देखती थी। अनाया, अनाया, आंखें खोलो। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने मुझे सहारा देकर उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे खून से लथपथ कुर्ते पर पड़ा, वो ठिठक गया। मेरी नाक से बहता खून अब जम चुका था और मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। ये क्या है? तुम नाटक कर रही हो ना? उठो, ये सब बंद करो। वो मुझे झकझोरने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखों से एक आंसू ढलकर उसके हाथ पर गिर गया। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार की तरफ भागा। रास्ते भर वो बड़बड़ाता रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की लाइटें मेरी आंखों में चुभ रही थीं। डॉक्टर मुझे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे और आर्यन को बाहर रुकने के लिए कह रहे थे। मैंने देखा कि आर्यन के सफेद शर्ट पर मेरे खून के निशान लग चुके थे, वही खून जिसे वो कल तक गरीबी का नाटक कह रहा था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो सफेद छत और दवाइयों की तीखी गंध ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अभी जिंदा हूं। मेरी बाजू में ड्रिप लगी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे, शायद वही लिफाफा जो उसने मेरी मेज के दराज से निकाला था। वो चुपचाप मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एक भारी सन्नाटा था। न उसने कुछ कहा, न मैंने। कुछ देर बाद उसने वो लिफाफा मेज पर पटक दिया। उसने बहुत ही धीमी और टूटी हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या है? ल्यूकेमिया। और ये रिपोर्ट्स, ये 3 साल पुरानी है? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि हाँ, 3 साल से मैं इस जंग को लड़ रही हूं, लेकिन अब शायद मेरा शरीर थक गया है। आर्यन खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तो तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों रोज मेरी जिल्लत सहती रही? क्यों उस बारिश में भीगती रही? क्यों रात रात भर जागकर वो फाइलें लिखती रही? क्या तुम्हें मजा आ रहा था मुझे गुनहगार बनाने में? मैंने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब गुस्सा कम और पछतावा ज्यादा था। मैंने धीमे से कहा कि अगर मैं बता देती तो तुम मुझ पर रहम करते। और मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर थी आर्यन, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं। तुमने जो नफरत पाल रखी है वो गलतफहमी पर टिकी है। उसने गुस्से में वो मेज पलट दी। गलतफहमी? मेरे बाप की जान गई थी उस कोर्ट केस की वजह से, और तुम कहती हो गलतफहमी? मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर उसे अपनी फाइल की तरफ इशारा किया। उस फाइल के सबसे नीचे वाले पन्ने को देखो आर्यन। वो उस वकील की रसीद है जिसे मैंने तुम्हारे पिता को बचाने के लिए किया था। मैंने अपना घर, अपनी माँ के गहने सब बेच दिए थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने खुद ही हार मान ली थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी सच नहीं बताऊंगी ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको बिना किसी बोझ के। आर्यन ने वो पन्ना निकाला। जैसे जैसे वो उसे पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। जिस इंसान ने मुझे हफ्तों से मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर किया था, आज वो खुद अपनी ही नफरत के बोझ तले दब गया था। तभी नर्स अंदर आई और उसने आर्यन से बाहर जाने को कहा। उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया जिससे मुझे फिर से नींद आने लगी, लेकिन सोने से पहले मैंने देखा कि आर्यन कमरे के कोने में खड़ा होकर अपना चेहरा हाथों से ढके हुए सिसक रहा था। 2 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो दफ्तर के कुछ लोग वहां आए हुए थे। आर्यन ने सबको बता दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन जो पब्लिक ह्यूमिलेशन उसने मेरा किया था उसकी भरपाई करना अब नामुमकिन था। ऑफिस की वो लड़कियां जो मुझ पर हंसती थीं, आज फल लेकर आई थीं। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। शाम को आर्यन फिर से आया।
इस बार उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें दलिया था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हल्का खाना खाना चाहिए, खा लो। मैंने मना कर दिया। मुझे भूख नहीं थी और सच कहूं तो मुझे आर्यन के इस अचानक बदले हुए रूप से डर लग रहा था। आर्यन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं ठीक होंगी मैं इस्तीफा दे दूंगी। तुम अपनी नफरत जारी रख सकते हो, मैंने रूखेपन से कहा। वो मेरे पास आया और जबरदस्ती चम्मच मेरे मुंह के पास ले गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनाया, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे पता है मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। मैंने तुम्हें उस वक्त टॉर्चर किया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। मैंने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, टॉर्चर? तुमने तो मुझे कगार पर खड़ा कर दिया था आर्यन। याद है वो बोर्ड मीटिंग जब तुमने मेरी फाइल कचरे में फेंकी थी, या वो रात जब तुमने मेरी पानी की बोतल मेरी मेहनत पर उड़ेल दी थी? वो घाव इस बीमारी से ज्यादा गहरे हैं। आर्यन चुप रहा। उसने चम्मच नीचे रख दिया। उसने मेरा वो हाथ पकड़ा जहां कांच के टुकड़े धसे थे और अब वहां पट्टी बंधी थी। उसने उस पट्टी पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं एक जानवर बन गया था अनाया। तुम्हारी खामोशी ने मुझे और पागल कर दिया था। मुझे लगा तुम अहंकारी हो, पर तुम तो खुद को मिटा रही थी। हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में आर्यन का रोना गूंज रहा था। बाहर सूरज ढल रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का सूरज भी अब बहुत करीब है। 12 चैप्टर्स की इस कहानी का ये चौथा हिस्सा सबसे दर्दनाक था, क्योंकि यहाँ नफरत खत्म हो रही थी, लेकिन पछतावे की एक ऐसी आग शुरू हो रही थी जो आर्यन को उम्र भर जलाने वाली थी। मैंने उसे माफ नहीं किया था। माफी इतनी सस्ती नहीं होती। मैंने बस अपनी आंखें मूंद ली और उस अंधेरे में खो गई जहां ना कोई बॉस था, ना कोई टॉर्चर और ना ही कोई अधूरा सच। मुझे बस अपनी छोटी बहन की फिक्र थी, जिसका चेहरा मेरी बंद आंखों के सामने बार बार आ रहा था। आर्यन अब मेरा रक्षक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस चिड़िया के पंख उसने खुद नोचे थे, वो अब उड़ने की चाहत ही खो चुकी थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे की खामोशी अब मुझे काटने को दौड़ती थी। ड्रिप से गिरती एक एक बूंद जैसे मेरी जिंदगी की बची कुची घड़ियों को गिन रही थी। आर्यन अब दफ्तर कम और अस्पताल में ज्यादा रहने लगा था। उसने मेरे केबिन के उस छोटे से डेस्क को अस्पताल के कोने में शिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे शायद एहसास नहीं था कि अब मुझे फाइलों की नहीं सांसों की जरूरत थी। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर मेरे बिस्तर पर पड़ी, तो मैंने देखा आर्यन वहीं बगल वाली कुर्सी पर सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और उसके हाथ में अभी भी मेरी वो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। जैसे ही मेरी हल्की सी हलचल हुई, उसकी नींद खुल गई। वो झटके से खड़ा हुआ और मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार कम है, लेकिन तुम बहुत पीली लग रही हो अनाया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, उसने घबराहट में कहा। मैंने उसका हाथ धीरे से हटा दिया। डॉक्टर से ज्यादा मुझे ताजी हवा की जरूरत है आर्यन। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हो? उसने पहले मना किया, लेकिन मेरी आंखों में जमी हताशा देखकर वो मान गया। वो व्हीलचेयर लेकर आया और मुझे बड़े ही नाजुक तरीके से उठाकर उस पर बिठाया। वही हाथ जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे गुस्से में झकझोरा था, आज मुझे रेशम की तरह संभाल रहे थे। अस्पताल के बगीचे में ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू ने मेरे फेफड़ों को एक पल के लिए सुकून दिया। आर्यन मेरे